संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अच्छे उत्पादन के लिए अच्छे बीज का होना अनिवार्य शर्त है। कहा जाता है कि यदि बीज अच्छा हो तो उत्पादन अपने आप 15 से 20% बढ़ जाता है। हमारे प्रदेश में अच्छे बीजों की गुणवत्ता मानकीकृत करने और उसका उत्पादन कराने की जो व्यवस्था का भार है वह है बीज प्रमाणीकरण संस्था पर। इस समय हम बीज प्रमाणीकरण संस्था के लखनऊ स्थित मुख्यालय पर हैं और आइए हम चलते हैं, बात करते हैं उनके निदेशक बीज प्रमाणीकरण से कि किस तरह उनके यहाँ बीज मानकीकृत व्यवस्थित किया जाता है। किसानों को उन्नत और गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग के अंतर्गत बीज प्रमाणीकरण संस्था संचालित है और यह संस्था पूरे प्रदेश में गुणवत्ता युक्त बीजों के प्रमाणीकरण को करती है। किसानों के यहाँ खेतों में पर गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन कराती है, उनका मानकीकरण करती है और उन मानक के अनुरूप बीज, विभिन्न प्रकार के बीज किसानों को तैयार करा करके, और आप देखते हैं विभिन्न प्रकार के टैग होते हैं बीजों पर, तो उस तरह के बीजों को अपने निरीक्षण की प्रक्रिया के द्वारा मानकों अनुरूप तैयार करा करके किसानों को उपलब्ध कराती है विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से। तो आज हम किस प्रकार यह संस्था कार्य करती है, उस पूरी संस्था की पूरी गतिविधियों और उसकी पद्धति पर चर्चा के लिए हम उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था के मुख्यालय पर उपस्थित हैं और हमारे साथ हैं संस्था के निदेशक डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी। नमस्कार। तो त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम ये जानना चाहेंगे कि बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब हुई प्रदेश में, और ये संस्था किसानों को उन्नत बीज और गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए किस प्रकार से कार्य कर रही है और किस प्रकार हमारे किसानों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता युक्त बीज मिल पा रहे हैं। कृषकों के हित में एक नया कदम बढ़ाने का जो प्रयास किया है वह अत्यंत सराहनीय है। जहाँ तक बीज प्रमाणीकरण का प्रश्न है तो मैं अवगत कराना चाहूँगा कि भारत सरकार द्वारा पारित बीज अधिनियम 1966 की धारा 8 के अंतर्गत 5 अक्टूबर 1976 को उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना हुई। यह संस्था सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है, जिसने वर्ष 1977 में विधिवत कार्य करना प्रारंभ किया। वास्तव में यदि हम बीज प्रमाणीकरण की बात कर रहे हैं तो यह जानना आवश्यक है कि बीज किसे कहते हैं। जी, कृषि के दृष्टिकोण से देखें तो पौधे का वह भाग, हर वह भाग जो चाहे वह शाखा हो, तना हो, फल हो, जी, कंद हो, जिससे हम बो करके पुनः उसी के अनुरूप पौधा प्राप्त करने की, फल देने वाले की पौधा प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम बीज कह सकते हैं। बिल्कुल आपने बहुत जेन्युइन बात कही कि बीज से हम ये काट लगाते हैं कि जो ग्रेन के रूप में है वही बीज है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि बीज जो है जैसे आलू है, तो आलू का ट्यूबर है, इसी तरह जो है गाजर है, मूली है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जी, बीज उसे कहेंगे जिसमें अपने समान पौधा उत्पन्न करने एवं फल देने की क्षमता हो, अर्थात
हर अनाज बीज नहीं हो सकता, बीज अनाज हो सकता है, ये हमें बहुत स्पष्ट जानना चाहिए। बिल्कुल। जहाँ तक बीज के प्रकार का प्रश्न है, बीज एक सामान्य बात नहीं है, बल्कि एक बीज को तैयार करने में 10 से 12 वर्ष लग जाते हैं। सबसे पहले जो वैज्ञानिक हमारे हैं वह न्यूक्लियस सीड तैयार करते हैं, जो लैब में अपने यहाँ स्तर पर बहुत छोटे स्तर पर प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से, सिलेक्शन के माध्यम से बीज को तैयार करते हैं, शोध करके, तो उसे हम न्यूक्लियस सीड बोलते हैं। इसके बाद इस बीज को वैज्ञानिक अपनी देखरेख में इसको जब बढ़ाते हैं तो सर्वप्रथम उसे कहेंगे ब्रीडर सीड, और इस ब्रीडर सीड को देने का अधिकार सिर्फ उस वैज्ञानिक को होता है या उस संस्था को होता है जहाँ पर यह बीज तैयार किया गया। उसका टैग पीले या सुनहरे रंग का होता है। अच्छा, ये जो ब्रीडर सीड है, ब्रीडर सीड है, न्यूक्लियस सीड, और उसके बाद फिर ब्रीडर सीड, और इसके बाद यह सामान्य उत्पादन में यह आता है, और ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड तैयार किया जाता है, जिसे हमारी संस्था प्रमाणित करती है। उसकी प्रक्रिया को बुआई से लेकर के पैकिंग तक की पूरी प्रक्रिया को हमारी संस्था द्वारा प्रमाणित किया जाता है। यह ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, जिसे आधारी सीड भी बोलते हैं, यह सीड पुनः किसान लेते हैं और इससे प्रमाणित बीज तैयार करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 4 प्रकार के मुख्यतः बीज होते हैं। हाँ। न्यूक्लियस सीड, उसके बाद ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और फिर सर्टिफाइड या प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज का जो टैग होता है वह नीले रंग का होता है, और आधारी बीज का जो टैग होता है वह सफेद रंग का होता है। मतलब यह 3 चीज जानेंगे, पीला यदि लगा है या सुनहरे रंग का तो वह ब्रीडर सीड का प्रमाण है, यदि सफेद रंग का टैग लगा हुआ है तो वह आधारी बीज का है, और यदि नीले रंग का टैग लगा है तो वह प्रमाणित बीज का प्रमाण होता है। नीले रंग का जो है प्रमाणित बीज है। प्रमाणित बीज। तो ये बातें साफ हुई कि न्यूक्लियस सीड जो है वह किसानों को नहीं मिलता, ब्रीडर सीड जो है किसानों को मिल सकता है क्या? ब्रीडर सीड किसानों को, हाँ, शोध संस्थानों के माध्यम से या भारत सरकार के माध्यम से केवल फाउंडेशन सीड तैयार करने के लिए मिलता है। यह शोध संस्थान जो भी हैं, और या हमारे कुछ प्राइवेट शोध संस्थान भी अपना तैयार कर रहे हैं, वो भी देते हैं। अच्छा। फाउंडेशन सीड तैयार करने। मुख्य रूप से हमारे किसानों को जो आधारीय बीज है और प्रमाणित बीज है, ये बीज जो है उपलब्ध कराए जाते हैं। नहीं, यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड तैयार, ब्रीडर सीड थोड़ी मात्रा में मिलता है, तो इसका प्रयोग अनाज के रूप में उत्पादन करने के लिए नहीं करना है, बल्कि उससे हमें और भी बढ़ाने के लिए करना है। आधारी और प्रमाणित, इन दोनों में एक अंतर यह है कि यदि आप आधारी बीज से अनाज उत्पन्न कर रहे हैं तो आप 5 वर्ष तक एक प्रजाति का प्रयोग आसानी से अच्छा उत्पादकता के साथ कर सकते हैं, जबकि प्रमाणित बीज को अधिक से अधिक 3 साल तक ही बीज के रूप में आप प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। अच्छा। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि 4 तरह के बीज होते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से किसानों को बीज उत्पादन, अनाज के उत्पादन के लिए प्रमाणित बीज जो है उपलब्ध कराया जाता है। ये पर्याप्त मात्रा में होता है और विभिन्न संस्थाओं के राज्य कृषि भंडारों द्वारा जो उपलब्ध कराया जाता है, पीसीएफ द्वारा, कोऑपरेटिव द्वारा, बीज विकास निगम द्वारा, एनएससी द्वारा, तो विभिन्न प्राइवेट संस्थाओं द्वारा, या अब तो यह पीओज भी हमारे आ गए हैं जो बीज उत्पादन प्रक्रिया में आ चुके हैं और वो वितरण भी कर रहे हैं। तो त्रिपाठी जी, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये मुख्यालय और यहाँ पर लेबोरेटरी भी है, तो हम बीजों की जो क्वालिटी आप कंट्रोल करते हैं और बीजों का परीक्षण विभिन्न तरीकों से आप करते हैं, तो इसकी क्या प्रक्रिया है जो हमारे दर्शकों के लिए
जानकारी जो उन्हें होनी चाहिए। नहीं, इससे पूर्व जी कि हम परीक्षण की प्रक्रिया पर जाएं, जी दो बिंदुओं को याद रखने की बहुत आवश्यकता है जी कि हमारी संस्था द्वारा जो पंजीकरण किया जाता है, जी सबसे पहले किसान को अथवा संस्था को जो भी बीज उत्पादन कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं उनको पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। जी। और पंजीकरण के लिए विभिन्न फसलों के लिए हमारे यहाँ तिथियां निर्धारित हैं। अच्छा अर्थात जायद की जो फसल होगी उसका पंजीकरण 15 अप्रैल तक, अच्छा खरीफ की जो फसल होगी उसका पंजीकरण 15 अगस्त तक, और रबी की जो फसलें हैं जी उनको हम 15 नवंबर तक, जैसे आलू है, तोरिया है, अरहर भी, एक अरहर चूँकि रबी में आ जाती है, राई, चना, मसूर को 15 दिसंबर तक, और अन्य जो फसलें हैं उनको हम 15 जनवरी तक पंजीकृत अवश्य करा लें। इसका मतलब यह है कि जो किसान भाई बीज उत्पादन करना चाहते हैं जी, वह जायद की फसलों का, खरीफ की फसलों का अथवा रबी की फसलों का, तो इन फसलों के बीज उत्पादन के लिए जो निर्धारित समय की हाँ, सीमा है उस सीमा तक उन्हें पंजीकरण अवश्य करा कराना लेना है। चाहिए। और एक पंजीकरण में हमारा, मैं बता दूं कि 25 रुपये पंजीकरण शुल्क हम लेते हैं। जी 565 रुपये प्रति हेक्टेयर जी हम इनका निरीक्षण शुल्क पहले से जमा कराते हैं। अच्छा अच्छा पंजीकरण के समय किसान भाइयों को मतलब ये हमारा इतनी फीस जब जमा कर देते हैं तब हम पंजीकरण की हर प्रक्रिया फसल का? मानते हैं। हर फसल हर फसल का फसलवार जो है 25 रुपये पंजीकरण शुल्क, पंजीकरण शुल्क अच्छा। और 565 रुपये प्रति हेक्टेयर निरीक्षण शुल्क। निरीक्षण के यह प्रारंभिक है, इसके बाद मैं आगे बताऊंगा। तो इसके बाद हम पंजीकरण करने के उपरांत अब मुख्य बात आती है कि बीज उत्पादन और अनाज उत्पादन में अंतर क्या है। जी 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 बहुत ज़रूरी है ये। जिनको हमारे किसान भाइयों को बहुत ध्यान से सुनने और समझने की आवश्यकता है। जी मैं संक्षिप्त में आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। जी जब आप पंजीकरण कराते हैं, बीज ला रहे हैं, चाहे आप ब्रीडर लाएं चाहे फाउंडेशन लाएं, तो जो बोरी पर टैग लगा होता है, 2 टैग होते हैं। एक प्रमाणीकरण का टैग होता है और एक होता है उत्पादक संस्था का टैग। जी 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 इन दोनों टैग को अभी उन टैग को मैं अभी आपको अलग अलग टैग दिखा दूंगा, बना देता हूँ। जी 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 टैग को सुरक्षित रखना सबसे आवश्यक है। यानी कि जो बीज का बोरा होता हाँ। है, बोरिया होती है, हाँ। उसमें जो है 2 तरह के टैग लगे होते हैं। हाँ। एक तो उत्पादक संस्था का हाँ, और दूसरा जो है बीज प्रमाणीकरण संस्था संस्था का। का। यानी कि वो सर्टिफाई होता है हाँ। कि ये प्रमाणित बीज है, हाँ, ये मानकीकृत बीज है ये। हाँ। अब देखें, ये देखिए मैं कह रहा था ना ब्रीडर, ये है देखिए सुनहरे कलर का, पीले रंग का, ये ब्रीडर का टैग होता है। ये ब्रीडर सीड का टैग है। जिस बोरे पर यह टैग लगा हो तो आप समझिए कि ये ब्रीडर सीड है, और ये न्यूक्लियस सीड के बाद दूसरे नंबर का सीड हाँ। है। और ये किसानों को उपलब्ध नहीं होता, बल्कि ये बीज, हाँ, जो सुनता हूँ। सोच संस्थाओं को या भारत सरकार की संस्थाओं जी। को ये उपलब्ध होता है। तो ये जो है न्यूक्लियस सीड के बाद सेकंड नंबर का सीड है, ये बहुत ब्रीडर थोड़ी सीड। मात्रा में जी। होता भी है। इसके बाद हम आधारी सीड का टैग ये होता सफ़ेद रंग का, इसे आप नज़दीक से देख सकते हैं। ये आधारी, जिसको हम जो है फाउंडेशन सीड कहते फाउंडेशन हैं, सीड बोलते हैं। तो फाउंडेशन बीज का जो है ये टैग है, ये सफ़ेद रंग का होता है। 2 कैटेगरी होती है इसमें, F1 F2। हाँ, इसमें 2 तरह की जो होती हैं कोई प्रोजनी, उसमें F1 और F2 प्रोजनी। जी और जो प्रमाणित बीज होता है उसका टैग इस प्रकार का होता है, नीले रंग। ये नीले रंग का जो टैग है, जिस बोरे पर नीले रंग का टैग लगा हो तो आप समझ जाइए कि ये प्रमाणित बीज है, और यही बीज किसानों को उत्पादन के लिए अनाज उत्पादन के लिए दिया जाता है। जी जी। अब आप पंजीकरण के बाद मैं आ रहा था कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है। मैं जो मुख्य सावधानियां उसको एक क्रम से बता देता हूं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि इस टैग को, चाहे वो सफ़ेद हो या नीला हो, जब वो बीज लेते हैं बोने के लिए
तो इसको सफ़ेद तो लेंगे, इसको तो अनाज केवल यही बीज मिले, आधारी से ही बनाएंगे। ठीक है, आधारी अथवा ब्रीडर, दो ही प्रकार के बीज से आप बीज तैयार करते हैं। ठीक है, तो या तो ब्रीडर होगा, ये आधारी का तो हाँ ये है ना? आधारी आधारी का आधारी या ब्रीडर। तो इन दोनों में से जो भी बीज आप लेते हैं, सबसे पहला काम करिए कि इस टैग को अवश्य सुरक्षित रख लीजिए। देखिए मैंने दिखाया ना, बोरे से निकाला है, ये निशान आ रहा है, ये निशान आ रहा है ना, जी। तो इसको हमने बोरे से निकाल कर सुरक्षित रख लिया। ये देखिए बोरे पर लगा था, बोरे से निकाला हमने, सुरक्षित रख लिया, जिससे कि सबसे पहले प्रमाणित हो जाए कि यह बीज वास्तव में प्रमाणित है, नंबर 1। दूसरी बात, यानी इसकी गुणवत्ता जो है वह सुनिश्चित है। ठीक। इसके बाद जो सबसे दूसरा काम होता है बुआई के समय, जब खेत में हम फसल की बुआई कर रहे हैं, तो एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है जिसे बोलते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। यानी कि एक खेत से दूसरे खेत के बीच एक की फसल से दूसरे फसल की दूरी, जी ना खेतों में नहीं, तो अलग अलग फसलों में विशेष करके वो बीज जिनमें कि स्वपरागण हो जाता है, जी ठीक है, उनमें दूरी कम होती है, और जिनमें क्रॉस पॉइंट होता है उसमें दूरी हमें अधिक रखनी पड़ती है। यानी कि देखिए मिक्सिंग की जो समस्या प्रारंभिक शुरुआत होती है यहाँ से होती है। हाँ, बिल्कुल। बहुत देखिए आइसोलेशन यानी खेत से खेत की दूरी जो है, फसल से फसल की दूरी को हमें मेंटेन करना होगा। ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फसलों में इसमें मैं दो बताऊं, तरह के हाँ इसमें बताऊँ, हाँ दो तरह के जो परागण की प्रक्रिया होती है। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन, हाँ यानी आपस में हो जाता है, हाँ, जैसे गेहूं धान, और जैसे पर परागण हाँ, होता है जैसे मक्के में बाजरा है, तो उनके बीच जो है डिस्टेंस जो है दूरी अलग रखनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आइसोलेशन डिस्टेंस के बारे में जानकारी अवश्य कर लें। जब आप करने जाएं तो हमारे इंस्पेक्टर से पूछ लें, या मैं आपको बता दूं, सामान्य रूप से धान, गेहूं, चना, मटर, इसमें हम 3 मीटर की दूरी को मेंटेन करते हैं। 3 मीटर में एक क्रॉप, एक वैरायटी के बगल में कोई दूसरी वैरायटी लगा रहा है तो कम से कम 3 मीटर की दूरी अलग रहेगी। यानी ये जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, ठीक, जी। इसी प्रकार सब्जियों में काफ़ी दूरी होती है। गोभी में तो कहीं कहीं 400 मीटर भी दूरी होती है, 1 किलोमीटर तक। सब्जियों में ज़्यादा होती है, सब्जियों में ज़्यादा होती है। गोभी जो है वो क्रॉस प्लांटेड क्रॉप, राइट। तो इसे वहाँ 400 मीटर से लेकर के 1 किलोमीटर तक की दूरी निर्धारित है अलग अलग फसलों में। तो एक तो आइसोलेशन डिस्टेंस को मेंटेन करना है जी। इसके बाद बात आती है, जब आपकी फसल चल रही होती है तो उसमें खरपतवार को नियंत्रित करने की, अर्थात खेत खरपतवार रहित हो, जिससे कि आने वाला जो बीज है वह खराब ना हो। और इसमें सबसे, अब यहाँ खरपतवार की परिभाषा में देखें तो खरपतवार हम उसे कहते हैं कि हर अवांछित पौधा हमारे लिए खरपतवार होता है। अर्थात एक गेहूं में भी एक प्रजाति में दूसरी प्रजाति का बीज पौधा तैयार हो गया तो वह खरपतवार की श्रेणी में आता है। जी। अगर ये मिक्सिंग हो गई, एक प्रजाति में दूसरी प्रजाति की मिक्सिंग होगी, तो वो भी बीज है, तो भी खरपतवार। तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और जब इसके बाद, इसीलिए हमारे यहाँ से 2 निरीक्षण किए जाते हैं। एक, जब फूल आ रहा होता है उस वक्त, जिससे कि हमें पौधे को फिजिकली देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन सा पौधा अलग दिख रहा है। जो पौधा सामान्य पूरे खेत से अलग दिख रहा हो उनको तत्काल निकाल करके, उसे छोड़ना नहीं है, निकाल करके अलग कर देना। रोगिंग, जिसे रोगिंग प्रक्रिया कहते हैं। और इसके बाद जब फसल पकने लगती है उस समय भी एक बार पुनः हम इसका निरीक्षण करते हैं खेत में, जिससे कि कोई छूटा हो या कोई किसी में अलग तरह की बाली दिखने लगे, अलग तरह का फल दिखने, तो वो भी हम अलग कर देते हैं। यानी ये भी जो है मिक्सिंग ही है। ये भी एक मिक्सिंग की बाली जब निकलती है उस समय जो है खास तौर पे साफ तरीके से दिखाई देता है, ऊंचे नीचे या अलग तरह की बालियां भी दिखाई देती, तो उस वक्त हटा देना चाहिए। अब आता है फसल पकने के बाद कटाई का समय। और कटाई के समय किसान भाइयों को बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि यह वह समय होता है जब बहुत कुछ आपके श्रमिकों के हाथ में होता है। कटाई हो रही है, कटाई के बाद बोझा बंधेगा, और बोझा बंध के जब खलिहान में जा रहा है तो ध्यान रखने की जरूरत है
कि बगल में कोई और प्रजाति का बोझा न रखा हो खलिहान में। तो एक तो वहाँ पर बहुत ध्यान रखने कि वहाँ जहाँ भी आपका खलिहान साफ सुथरा हो, अन्य प्रकार के प्रजातियों और फसलों से दूर हो, जिससे मिक्सिंग न होने पाए। लेकिन आजकल जो नया प्रक्रिया आई है, मजदूरों की स्थिति कम हो रही है, महंगी हो रही है, तो कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग का बहुत तेज बढ़ रहा है। जी, ये इस पर मैं आपसे कहने ही वाला था कि इस समय हार्वेस्टिंग जो है अब हाथों से बहुत कम हो रही है। कम हो रही है। तो अब यंत्रीकरण और कंबाइन हार्वेस्टर यंत्र के रूप में आ गया है, और वह एक दिन में कई खेतों को काटता है, कई एकड़ कटाई कर देता है। तो इस समय मिक्सिंग जो है, मिक्सिंग से बचना बहुत मुश्किल हो गया है। तो वहाँ ये करना है दो चीज़ें कि जब आप कंबाइन से कटाई बीज उत्पादन कर रहे हैं तो कंबाइन से कटाई करने जा रहे हैं, तो हार्वेस्टर जब आता है कंबाइन, उसको पूरी तरह से सफाई करा लें और तभी उसको आप चलाएं। और चलाने पर भी यदि अच्छा हो कि एक छोटा राउंड आप जो किनारे वाला हिस्सा है उसको कटवा करके उस बीज को अलग रखवा दें। हाँ, ताकि मुख्य जो आपका खेत है वो आपका बढ़िया बीज, शुद्ध बीज आपको मिल सके। तो कटाई के समय बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। मड़ाई के समय भी कटाई बाद जैसे यहाँ कंबाइन से कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, जी। लेकिन जो मड़ाई थ्रेसिंग कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि अन्य कोई क्रॉप या पहले से किसी फसल की मड़ाई हुई हो तो उसे पूरी तरह साफ करा लें, तब अपनी फसल का कटाई और मड़ाई कराएं। त्रिपाठी जी, अपने प्रदेश में किसान बहुत छोटे छोटे किसान भी हैं, लगभग 92% किसान जो है लघु सीमांत श्रेणी के हैं। तो किसान जो अपने खेत में अगर बीज उत्पादन करना चाहता हो थोड़े मात्रा में, तो उनके लिए, और हाथ से जाहिर सी बात है वो अपना हाथ से बीज अपना खेत कटाई कर सकते हैं बीज के लिए, तो उनके लिए क्या मतलब आप सुझाव देना चाहेंगे जो छोटे किसान हैं अपने खेत में खुद उत्पादन करके अगर करना चाहते हैं? देखें, दो चीज़ें बहुत स्पष्ट। एक, दो तरह के बीज उत्पादन हो सकते हैं। एक कि आप क्या कमर्शियल बीज उत्पादन करना चाहते हैं बेचने के लिए जी। दूसरा स्वयं के लिए, क्योंकि आपको हर साल सीड नहीं करना। एक वैरायटी आई और आपने उसका थोड़ा सा फाउंडेशन, आपका मान लीजिए 10 एकड़ खेत है, जी, ठीक है, तो आपने उसके 10वें हिस्से पर थोड़ा सा अपना बुआई किया और उसी को अगले वर्ष दे दिया। दूसरा आपने अपने गांव में दे रहे हैं जी, तो वहाँ तो आपको छोटे स्केल पर कोई दिक्कत नहीं, आपको साथ में बस। लेकिन जब कमर्शियल स्केल पर करना चाहते हैं, ग्रुप में कराना चाहते हैं, या विक्रय के लिए विक्रय करना चाहते हैं, जी। तो आपको सावधानियों को रखने की आवश्यकता है। न केवल कटाई मड़ाई, इसके बाद भी अगला जो स्टेप है वो है, क्योंकि बीज अप्रैल में कटता है, फसल अप्रैल में कटती है जी। और इसको बिक्री होगी नवंबर में जा करके, अक्टूबर के लास्ट में। जी। तो ये जो बीज का समय है यह भी बहुत क्रूशियल होता है, उसको सुरक्षित रखना। तो सुरक्षित पहले चीज़ को खूब सुखाए, बढ़िया सूखा हो बीज जी। और जहाँ पर आप इसको पैक कराए रखवाते हैं वहाँ भी आपको अलग अलग प्रजातियों के बीज को अलग अलग रूप में अलग अलग स्टेक करके रखवाएं। और जब विधायन की प्रक्रिया में आते हैं जी, तो विधायन के लिए भी विधायन मशीन पर भी प्रजातियों वार अलग अलग सफाई, पूर्ण सफाई के साथ इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी जी, ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। और संस्था हमारी इसमें, जब आप विधायन की प्रक्रिया में आते हैं तो विधायन की फीस भी हम लेते हैं। अच्छा। और पैकिंग और टैगिंग की भी फीस हम लेते हैं। हमारे निरीक्षक अपनी देखरेख में विधायन की प्रक्रिया को पूर्ण कराते हैं। हमारे निरीक्षक अपनी देखरेख में पैकिंग की प्रक्रिया को भी पूर्ण कराते हैं और उसमें टैग भी हम प्रदान करते हैं। उस समय आप टैग जो है वो विभिन्न तरह के बीजों को उस पर पूरी चीज़ों को लिखाते हुए कि यह बीज कहाँ से है, आ रहा है, कहाँ उत्पादन हुआ है। इसीलिए हमारी संस्था ने ट्रेसेबिलिटी सिस्टम को डेवलप कर दिया है। अब किसान भाई कोई भी टैग को देख करके जान सकते, स्वयं अपने मोबाइल से देख सकते हैं कि यह प्रजाति कहाँ उगाई है, बीज कहाँ उगा है
कहाँ इसकी पैकिंग हुई है, ये डिटेल इसका मिल जाता है, क्योंकि इसमें जो एक टैग नंबर लिखा हुआ है, जी जी जी। इस टैग नंबर को जब हमारे पोर्टल पर डालते हैं तो वह टैग आप सर्च करेंगे तो पूरा डिटेल आपको मिल जाता है। जी, तो ये त्रिपाठी जी, ये जो टैग है, जी। जैसे ये टैग हमारे हाथ में है, हाँ, ये इसका नंबर है CA एप्रोस्ट्रॉफी कम IS यस 2022। हाँ, -0456। जो इस पर नंबर, नकली बीच में नंबर हो सकता है कोई डाला हो, कोई डाला हो। लेकिन वह जो है आपके पोर्टल पर नहीं पता। उपलब्ध नहीं होगी। तो किसान भाई सीधे उस टैग नंबर को डाल करके ये और सबसे देख महत्वपूर्ण सकते है। हैं, हाँ, देख सकते हैं कि यह बीज असली है अथवा नहीं है, और बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा ये प्रमाणित है कि नहीं है। नहीं है। तो इसकी आप जानकारी कर सकते हैं और कहीं पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधे तुरंत जो है ऑनलाइन तुरंत ऑनलाइन देख सकते हैं। साइट पर जा करके इसको चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा है ये। दूसरा, अब बात आती है कि बीज में क्या मिक्सिंग भी होती है या परीक्षण क्या किया जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि बीज जब विधायित हो जाता है तो पैकिंग से पहले उसकी सैंपलिंग होती है, और वह सैंपल हमारा 3 स्तरों पर कोडिंग होने के उपरांत जी। लैब में टेस्ट के लिए जाता है। अर्थात एक नमूना उत्पादक और हमारे निरीक्षक के द्वारा लिया जाता है, उसको एक कोड दिया, उन्होंने दिया, पुनः हमारे यहाँ आता है, हम उसको एक अलग कोड देते हैं, पुनः हम इसको दूसरी लैबों को भेजते हैं, उनको अलग कोड से भेजते हैं। यानी 3 जगह पे कोडिंग होती है। इसकी कोडिंग करके प्रक्रिया को हम करते हैं ताकि पूर्ण गोपनीयता बनी रहे। जी। और जब टेस्टिंग करते हैं तो हम 3 तरह की टेस्टिंग करते हैं। एक तो हम फिजिकल देखते हैं, जी। फिजिकल में देखेंगे कटा फटा तो नहीं है, ज़्यादा बहुत सिकुड़ा हुआ तो नहीं है, जम न पाए, जी जी। कीड़े तो नहीं काटे हुए हैं, रोग ग्रसित तो नहीं है, उसमें खरपतवार नहीं है। फिर खरपतवार है कि नहीं है। जी जी। यह देखने के बाद हम वैज्ञानिक तरीके से उसमें से बीज को लेते हैं सैंपल, और उनका परीक्षण करते हैं, जर्मिनेशन परीक्षण, अंकुरण परीक्षण करते हैं। अलग अलग फसलों में अलग अलग तरह के अलग अलग मापदंड निर्धारित हैं। सामान्य रूप से 98% की शुद्धता हम लोग गेहूं और धान में देखते हैं, जी जी। जबकि दलहन में हम 85% तक की शुद्धता देखते हैं। जी। ये जो जर्मिनेशन है, अंकुरण है, उसको हम देखते हैं, और न केवल अंकुरण बल्कि उसको हम 1 सप्ताह यह भी देखते हैं कि वह उसकी वाइबिलिटी संभावित है कि नहीं, पौधा चल आगे केवल जमेगा ही नहीं, आगे वो चले पाएगा ना, यह भी हम देखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अंकुरण के बाद जो है आगे उसकी लाइफ क्या है। तो यह देखने के बाद हम उसको किसी बीज को अनुमोदित करते हैं। और इसके अतिरिक्त गेहूं में एक विशेष टेस्ट हम लोगों ने अभी वैज्ञानिकों ने इजाद किया है, काफ़ी दिन से है, जो अभी संभवतः किसान भाई नहीं जान रहे हैं कि क्या गेहूं में भी अलग तरह की एक गेहूं में की प्रजाति में दूसरी प्रजाति का गेहूं तो नहीं मिला हुआ है, जो मिक्सिंग की बात मिक्सिंग, जिसे हम मिक्सिंग कहते हैं। हाँ हाँ। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, फिनॉल टेस्ट। जी जी। नॉर्मली हर किसान उसको टेस्ट नहीं कर सकता है, वो हम लोग करते हैं, और मैं सलाह भी नहीं दूंगा कि किसान भाई इसे स्वयं टेस्ट करें। जी। इसमें गेहूं में एक चूँकि सबसे ज़्यादा मिलावट आ रही थी, पता चल रहा था, तो फिनॉल टेस्ट करते हैं। फिनॉल टेस्ट में हम गेहूं को 16 घंटे भिगोते हैं, उसके बाद उसको निकाल करके केमिकल होता है विशेष, उस केमिकल के 1% घोल में उनको हम रखते हैं पेट्री से, और ये देखते हैं, और 4 घंटे बाद हमें एक रिजल्ट दिखता है कि बीज का अलग अलग रंग हो जाता है। अच्छा, उस कोई केमिकल के डालने से। कोई काला होगा, कोई भूरा हल्का हो जाएगा, कोई गोल्डन हो जाएगा। तो उसके आधार पर हम लोग यह देख लेते हैं कि एक प्रजाति में दूसरी प्रजाति का बीज यदि है, उसे हम लोग यानी और ये शिकायतें विगत 8-10 वर्षों में ज़्यादा प्राप्त हो रही हैं।
क्योंकि ये इसका जो मिक्सिंग का कारण बताया मैंने, जी कंबाइन कंबाइन हार्वेस्टर या थोड़ी लापरवाही, इसमें किसान भाई को बचना चाहिए। ये आपने बहुत सही बात कही कि जो मिक्सिंग है तो इसमें जो है जो कलर है वो विभिन्न तरह के जो वैरायटीज़ के जो बीज मिक्स हो गए हैं हाँ। वो इसमें ट्रेस हो जाते हैं। इससे किसान भाइयों को ये पता चल जाता है कि इस वैरायटी में, इस खास वैरायटी में कोई अन्य वैरायटी का मिक्सचर है, तो उसे बचा जा सकता बचा जा सकता है। है। तो ये मुख्य रूप से परीक्षण होते हैं हमारे, जी। जिनको हम लोग इस प्रक्रिया को कर रहे हैं। जी। और मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि इसके उपरांत हम लोग फील्ड में चलकर रोगिंग को, खरपतवार को कैसे देखते हैं, जी। उसका हम लोग अलग अलग इसका किसान भाइयों के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम लेकर के इसको बनाया जाए, जिससे कि किसानों को उसको प्रैक्टिकल रूप से, व्यावहारिक रूप से भी दिखाया जा सके। बिल्कुल सही है। निश्चित रूप से कि बीज जो है वह एक बहुत महत्वपूर्ण निवेश है, ये महंगा भी है और बहुत ज़रूरी है। और कहा जाता है कि अगर अच्छे बीज का आपने खेतों में प्रयोग किया उत्पादन के लिए तो 15 से 20% उत्पादन अपने आप बढ़ जाता है। एकमात्र प्रजाति चयन ही जो बीज है, जो मुख्य कृषि निवेश हमारे खाद, बीज, दवा, पैसा, सिंचाई, ये मुख्य हमारे जो निवेश हैं, उसमें अकेला बीज स्वयं में 15 से 20% तक का उत्पादन को प्रभावित करने वाला कारक है। या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। अगर खराब बीज होगा तो उत्पादन घट जाएगा और यदि अच्छा बीज है तो 15 से 20% यूं ही उत्पादन बढ़ जाता है। इसीलिए कहा गया कि सुबीजम सुक्षेत्रे जायते संपन्नते। बिल्कुल ठीक बात है। तो त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब हम चाहते हैं कि लैब में अगर हम लोग चलें और देखें कि किस तरह से टेस्टिंग की प्रक्रिया होती है लैब में। बिल्कुल, अभी आइए चलते हैं। अभी